हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। देखिए, रोज़ के रोज़ वीडियो लेक्चर अपलोड हो ही रहे हैं और उन पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप देख तो रहे हो, लेकिन सिर्फ देख ही रहे हो या काम भी कर रहे हो, इसमें बड़ा फ़र्क है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि आप वीडियो देखने के साथ साथ काम भी कर रहे होंगे, जिससे कि आपको आगे वाला सारा मैटर समझ में आ रहा होगा। और ऐसा नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर जो भी मानो, लेकिन काम में थोड़ा पंक्चुअल और कंटिन्यू हो जाओ, ठीक है? क्योंकि ये अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको वापस लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और जितने भी लेक्चर अपलोड हुए उन सबको वापस देखना पड़ेगा, दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो जैसे जिस दिन जो वीडियो लेक्चर अपलोड होता है उसको उसी दिन देखिए, उसके रिगार्डिंग जो फेयर काम बनता है वो कीजिए और उसको रिवाइज भी कीजिए। रिवीजन बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है? ऐसा अगर होगा तो आपका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होगी और कंसेप्ट जो है वो बनते चले जाएंगे, नहीं तो आगे वाला सारा मैशअप हो जाएगा। तो इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम हमारे आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था, प्रिज्म से डेविएशन और प्रिज्म से डिस्पर्शन के बारे में। आज हम पावर ऑफ डिस्पर्शन या डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है वो, और इसके साथ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आज बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर यानी कि विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता, देखिए हमने विक्षेपण पढ़ा था, तो विक्षेपण बेसिकली क्या होता है कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है। इस घटना को आपने क्या कहा था? वर्ण विक्षेपण। तो विक्षेपण क्षमता का अर्थ यह है कि कोई प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कितनी अच्छी तरह से अपने अवयवी रंगों में तोड़ सकता है, उसकी ये जो क्षमता है उसे अपन विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मैथमेटिकली इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा और अपन माध्य विचलन कह दूं या डेविएशन कह दो, एक ही बात है। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण को हमने क्या लिखा था? होता है डेल्टा वी और माइनस डेल्टा आर, पढ़ा था अपन ने कल। माध्य विचलन जो है वो पीले रंग का विचलन कोण होता है, तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई। अब हमने ये क्या पढ़ा था? डेल्टा वी जो होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को हमने लिखा था म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू ए, कल अपन ने देखा। और इसी तरह डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था डेविएशन जो होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू होता है अपवर्तनांक। तो अगर मैं डेल्टा वाई कहूँगा तो यहाँ म्यू वाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल, तो यह आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर और अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो सीधे शब्दों में तो इसका यही अर्थ है कि कोई प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कितनी अच्छी तरह से अपने 7 अवयवी रंगों में तोड़ सकता है, उसकी ये क्षमता ही इसकी विक्षेपण क्षमता कहलाती है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गाइस, ये मैं आज आपको पीडीएफ फाइल नहीं दूंगा इसकी, बल्कि जो भी न्यूमेरिकल, क्योंकि 3 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से इनको कॉपी कर लीजिएगा, है ना? पीडीएफ फाइल देने पर वीडियो को पॉज करके लिखने में थोड़ी दिक्कत होती होगी आई गेस आपको, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको रफ किए देता हूँ मैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट्स अ यूनिटलेस टर्म, क्योंकि ऊपर भी डेविएशन है नीचे भी डेविएशन है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, इट बिकम्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, सो ये डिस्पर्सिव पावर। अब अपन इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है that the refractive index of the material of an equilateral prism is √3। एक समबाहु प्रिज्म, और समबाहु प्रिज्म होगा तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अगर समबाहु प्रिज्म है तो प्रिज्म कोण ए का मान बिना कहे 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, मतलब इसका अपवर्तनांक है √3। Then what is the minimum deviation per use? तो इसमें से मिनिमम विचलन, निम्नतम विचलन का मान क्या होगा? क्लियर? सीधे सीधे इसमें वैल्यू रखनी है। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि म्यू जो है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल लॉ। जहाँ पे आई का मान अलग आया था, आर का मान अलग आया था, हमें पता है क्या आया था?
आई का मान था a प्लस डेल्टा एम बाई टू और r का मान क्या था a बाई टू। तो a की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एम फाइंड आउट करना, म्यू की वैल्यू दे रखी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन ऑफ a की वैल्यू कितनी है 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन साइन a कितना अगेन 60 अपॉन 2, साइन 60 अपॉन 2 बिकम्स साइन 30। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन में साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, वैल्यू पुट अप कर देते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये पूरा इसके डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आ जाएगा रूट 3 इंटू 1/2 लिखो या सीधा इसके नीचे 2 लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे बच जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अब देखिए अंडर रूट 3/2 साइन किसका मान होता है, साइन 60 का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह साइन 60 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल, यह आ जाएगा 60 इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये अपॉन 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकम्स 120 इज इक्वल टू अगेन 60 और प्लस डेल्टा एम, प्लस 60 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो डेल्टा एम इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्रिज्म हो जिसका प्रिज्म एंगल 60 डिग्री हो और जिसका अपवर्तनांक अंडर रूट 3 हो, तो उसमें मिनिमम विचलन का मान 60 डिग्री आएगा, उससे कम नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा इस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया होगा, रफ कर देते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए वापस बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो वहां से आप इनको कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द इक्विलेटरल प्रिज्म। वापस इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ए का मान 60 डिग्री दे रखा है, शोज द मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे मिनिमम विचलन का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो हमें उस ग्लास प्रिज्म से प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। क्लियर, अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई, साइन आई क्या होता है a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन आर, साइन आर क्या होता है a बाई 2। क्लियर, म्यू की वैल्यू निकालते हैं, साइन a कितना है 60, ये आ जाएगा 60, डेल्टा एम कितना है 30 अपॉन 2 और अपॉन साइन a बाई 2 यानी 60 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 30 90 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 45, साइन 60 अपॉन 2 साइन 30 बिकम साइन 30। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है गाइस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन 30 की होती है 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। क्लियर, ये 2 क्या जाएगा ऊपर, अंडर रूट 2 क्या आएगा नीचे, तो म्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2। 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और अपॉन ये भी अंडर रूट 2, कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 2। अब हमने पढ़ा है अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन मध्य में प्रकाश की चाल, यानी c अपॉन v। यहाँ से मुझे v निकालना, तो v इधर आएगा तो ये म्यू इसके नीचे चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c अपॉन म्यू, म्यू का मान कितना है अंडर रूट 2। c क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ तक करो तो भी ठीक है, अंडर रूट 2 का मान रख दो अगर 1.414, तो v का मान आ जाएगा यहाँ से 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी इस प्रकार के प्रिज्म में प्रकाश की जो चाल आएगी वो आएगी 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी अपन रफ कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर द रेड एंड वायलेट कलर ऑफ द मटेरियल इज 1.62 एंड 1.66। हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकार के प्रकाशों के लिए अलग अलग होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा और तरंगदैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो इसने यही कहा है कि लाल रंग और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक जो दे रखे हैं, म्यू आर का मान तो है 1.62 और म्यू वी यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दे रखा है 1.66। देखिए इसका अपवर्तनांक कम है मतलब लाल रंग कम मुड़ेगा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा मतलब बैंगनी रंग ज्यादा मुड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ चुके। हमें निकालना है डिटरमाइन इट्स डिस्पर्सिव पावर, तो इसकी विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है। अभी पढ़ा आपने विक्षेपण क्षमता जो होती है ओमेगा, वो क्या होती है, वो होती है म्यू आर माइनस म्यू वी
अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये अपने अभी जस्ट पढ़ा। तो हमारे पास ये तो दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, निकालते कैसे? म्यू वाई अपन ने क्या लिखा था? म्यू वाई होता है माध्य अपवर्तनांक, ठीक है, माध्य अपवर्तनांक होता है। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो दो राशियां हैं, दोनों को जोड़ दो, यह आ जाएगा म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन 2, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो तो इनका औसत आएगा। 62 और 66 का औसत कितना होता है? 64, यह आएगा 1.64। क्लियर? वैल्यू पुट कर देते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू आर की जगह 1.66, यह आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर, है ना, म्यू वी ज्यादा होता है, म्यू आर कम होता है, तो 1.66 माइनस 1.62 अपॉन 1.64 माइनस ऑफ 1, ओमेगा इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया 0.04 अपॉन 0.64, इट बिकम्स 4 अपॉन 64, डिवाइड करेंगे तो 1/16 के आसपास आएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्रिज्म है इसकी डिस्पर्सिव पावर 1/16 के आसपास आएगी। क्लियर है गाइस? इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लिख लीजिए। चलिए, तो ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन आपकी फेयर कॉपी में कर लेने हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बड़े क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन अक्सर इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन के बारे में, डिस्कस करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है? जब भी प्रकाश की कोई किरण किसी ऐसे कण पर आपतित हो जिस कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा हो, तो उस कण द्वारा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद हर संभव दिशा में उसको फैला दिया जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो समझिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कण दे रखा है कुछ इस प्रकार का, और इम्पोर्टेंटली इस कण का जो आकार है वो तरंगदैर्ध्य से छोटा है, ठीक है। तो यदि किसी कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा हो, ऐसे किसी कण पर जब प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है तो उस कण द्वारा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके बाद हर संभव दिशा में प्रसारित किया जाता है, फैलाया जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। क्या समझे? यदि किसी कण का आकार तरंगदैर्ध्य से छोटा है, ऐसे किसी कण पर प्रकाश आपतित होता है तो इस कण द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, उसके बाद हर संभव दिशा में फैला दिया जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये परावर्तन नहीं है, परावर्तन होता तो कैसे होता? कण पर प्रकाश की किरण आती और मुड़ के चली जाती, हर संभव दिशा में नहीं फैलती, हर संभव दिशा में फैलती है प्रकाश के प्रकीर्णन में, ठीक है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन जो है वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट मेजर हम प्रकाश के प्रकीर्णन को 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसे कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग, और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ठीक है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसे कहते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग। देखिए, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन किसे कहते हैं? कि यदि कण का जो आकार है, इंपॉर्टेंटली इसे रेले प्रकीर्णन भी कैसे कहते हैं, वैसे रेले प्रकीर्णन, ठीक है, रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेले नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा देता हूं। पहला, कण का आकार तरंगदैर्ध्य से हमेशा छोटा होता है। दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज जो है वो नहीं होता, नो एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो न तो इसकी तरंगदैर्ध्य में और न ही इसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, तो न तो इसकी तरंगदैर्ध्य बदलेगी और न ही इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को अपन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। समझिए क्या, कि यदि किसी कण का आकार तरंगदैर्ध्य से छोटा होता है, ऐसे किसी कण पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो आपतित प्रकाश से वो कण ऊर्जा एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी में कोई एक्सचेंज नहीं होता, मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, और ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होने के कारण उसकी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब मान लेते हैं ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाला कोई प्रकाश इस कण पर आपतित हो रहा है, तो प्रकीर्णन के बाद भी इसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा ही रहती है। इस प्रकार के प्रकीर्णन को हम कहते हैं प्रत्यास्थ प्रकीर्णन या रेले प्रकीर्णन, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन यानी इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है
कण का जो आकार है वो तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है। कण का आकार तरंग दैर्ध्य से क्या होता है? बड़ा। कण का आकार तरंग दैर्ध्य से बड़ा होने के कारण इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। देयर इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द लाइट एंड द पार्टिकल। यानी कि जब प्रकाश की किरण कण पर आपतित होती है तो उस कण द्वारा ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। जब ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है इसका मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों में ही परिवर्तन होगा। क्या होगा गाइस? परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। यदि आपतित तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य समान है तो वो कौन सा है? प्रत्यास्थ। और यदि आपतित तरंग दैर्ध्य अलग और प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य अलग है, मतलब जब आई थी तब तरंग दैर्ध्य कुछ और थी और ऊर्जा अवशोषण के कारण तरंग दैर्ध्य में अगर परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अब रेले नामक साइंटिस्ट ने बाय एक्सपेरिमेंट्स एक लॉ दिया है जिसे अपन प्रकीर्णन का नियम भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं रेले प्रकीर्णन की या रेले प्रकीर्णन के नियम की। क्या है देखिए, एग्जाम में ये एक नंबर में पूछ लेते हैं कि रेले प्रकीर्णन किसे कहते हैं या रेले प्रकीर्णन का नियम क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। रेले प्रकीर्णन क्या है? रेले प्रकीर्णन बेसिकली ये बताता है कि किसी भी तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, यानी कि प्रकीर्णन की तीव्रता का मान, प्रकीर्णन की तीव्रता वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णन की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे रेले प्रकीर्णन या प्रकीर्णन का नियम कहते हैं। यानी कि अगर मैं प्रकीर्णन की तीव्रता और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाऊं, ये मैं प्रकीर्णन की तीव्रता और लैम्डा के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, तो अगर ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी तो फैलेगा कम और कम तरंग दैर्ध्य होगी तो फैलेगा क्या? ज्यादा, ठीक है। हमारे पास जो सनलाइट होती है गाइस उसमें 7 रंग होते हैं, हम देख चुके हैं, जिसमें रेड जो है वो सबसे ऊपर और वायलेट जो है वो सबसे क्या होता है? नीचे। अब जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। वायलेट रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। अगर तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी तो इसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा। प्रकीर्णन कम होगा मतलब लाल रंग बहुत कम फैलेगा, ठीक है, मतलब वो फैलना नहीं चाहेगा, वो ज्यादा सीधी लंबी दूरी ट्रैवल कर सकता है। और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलने की कोशिश करता है। तो इसे ही हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकीर्णन की जो तीव्रता है वो उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। अब इस रेले प्रकीर्णन से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, कभी नोटिस करते हैं कभी नहीं करते, तो उन घटनाओं के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। हम बात करते हैं दैनिक जीवन में प्रकीर्णन से रिलेटेड कुछ फिनोमिनास यानी संबंधित कुछ घटनाएं, ठीक है। तो उसमें जो पहला हम बात करते हैं प्रकीर्णन से रिलेटेड पहली घटना वो है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। देखिए हमें जो आसमान दिखाई देता है वो वास्तविक रूप से नीला ही दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली जो आकाश का कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो हमें नीला क्यों दिखाई देता है समझिए। मान लेते हैं हमारी अर्थ है पृथ्वी, और इस पृथ्वी के आसपास एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको पता है। और इन मॉलिक्यूल्स का आकार जो है वो किसी भी प्रकार के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से हमेशा ही छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए सूरज से आने वाले प्रकाश में, जब सूरज से प्रकाश हमारे एनवायरनमेंट में आता है तो सूरज से आने वाले प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है? कम। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा आर उसका मान सबसे ज्यादा, और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वी उसका मान सबसे कम। हमने क्या पढ़ा कि प्रकीर्णन उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है? कम। तो देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, मतलब लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा।
तो एनवायरनमेंट में जैसे ही सनलाइट आती है, कणों से टकराकर अलग अलग प्रकार का प्रकाश जो है वो अलग अलग प्रकार से प्रसारित होता है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, मतलब ये बहुत कम फैलेगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम। बैंगनी रंग जो है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होने के कारण ये कण से जैसे एनवायरनमेंट के कणों से टकराएगा ये हर संबद्ध दिशा में फैलने का प्रयास करेगा, इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो अगर सबसे ज्यादा ये फैल रहा है तो हमें आसमान जो है वो बैंगनी दिखाई देना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो आईज हैं वो बैंगनी रंग के लिए ससेप्टेबल नहीं होती है, संवेदनशील नहीं होती है। तो बैंगनी से जस्ट ऊपर किसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है? वो होती है इंडिगो की। इंडिगो यानी कि आसमानी रंग, उसकी तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे कम होती है बैंगनी के बाद, तो उसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। मतलब जैसे ही वो ब्लू रंग या इंडिगो जो है वो एनवायरनमेंट के पार्टिकल से टकराता है वो हर संबद्ध दिशा में फैल जाता है, और हर संबद्ध दिशा में जब फैलेगा तो हमें पूरा का पूरा आसमान जो है वो क्या दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में ये गैसें नहीं होती या हमारा पर्यावरण नहीं होता तो प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकीर्णन नहीं होता तो हमें आसमान का वास्तविक रंग ब्लैक दिखाई देता, और ये होता भी है। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो जब पृथ्वी की सतह से 20-25 किलोमीटर ऊपर जाते तो ऊपर हमारा एनवायरनमेंट पतला हो जाता है, वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और उसकी वजह से 20-25 किलोमीटर ऊपर हमें आसमान नीला ना दिखाई देके ब्लैक दिखाई देता है। तो आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ब्लैक जो बैंगनी रंग है, जो आसमानी रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है जिससे उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है और बार बार फैलता है, बहुत ज्यादा फैलता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान हमें नीला दिखाई देता है। ये हमने आसमान के नीले रंग की बात कर ली। दूसरा हम बात करते हैं बादलों का सफेद रंग। बादल सर हमें नीले दिखाई नहीं देते, बादल तो हमें कैसे दिखाई देते हैं? सफेद। तो वो क्यों दिखाई देते हैं वो भी देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है बादलों का सफेद रंग। बादलों का सफेद रंग, देखिए बादल जो है वो गैस पार्टिकल से नहीं बनते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों से, लेकिन वो छोटी बूंदें आकार में तरंगदैर्ध्य से बड़ी होती है। तो आकार में तरंगदैर्ध्य से बड़ी होने के कारण यहाँ किसी एक रंग का प्रकीर्णन नहीं होके पूरे के पूरे सफेद रंग का, सभी रंगों का एक समान रूप से प्रकीर्णन होता है। सभी रंगों का एक समान रूप से प्रकीर्णन होने का मतलब है पूरे के पूरे श्वेत रंग का प्रकीर्णन होता है, और पूरे के पूरे श्वेत रंग का प्रकीर्णन होने के कारण पूरा का पूरा बादल जो है वो श्वेत दिखाई देता है। अगर बादल के पार्टिकल्स भी जो है तरंगदैर्ध्य से छोटे होते, बड़े ना होकर, वाटर ड्रॉपलेट्स अगर छोटी छोटी बनती तो उस स्थिति में बादल सफेद ना देखे रंग बिरंगे दिखाई देते हैं ना, या तो बैंगनी रंग के दिखाई देते, या ब्लू कलर के दिखाई देते, या फिर येलो कलर के दिखाई देते। लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स का आकार बड़ा होने की वजह से किसी एक रंग का प्रकीर्णन यहाँ पे ना होकर सभी रंगों का एक समान होता है, मतलब पूरी व्हाइट लाइट का प्रकीर्णन होता है। पूरी व्हाइट लाइट का प्रकीर्णन होने की वजह से पूरा बादल व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए तीसरा एप्लीकेशन हम इसमें देख लेते हैं, वो है रेड सिग्नल। ठीक है, रेड सिग्नल को रेड से ही लिख देता हूं, तो ये है रेड सिग्नल। देखिए रेड सिग्नल बेसिकली क्या, हम देखते हैं अगर रेलवे लाइंस पे देखें या फिर हमारी ट्रैफिक सिग्नल्स में तो हम लाल रंग का उपयोग करते हैं। इसका कारण क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, वो लैम्बडा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमने ये पढ़ा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अगर सबसे ज्यादा है तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन जो है वो बहुत कम होगा, मतलब ये बहुत कम फैलेगा। कम फैलने के कारण ये बिखरेगा नहीं और बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। तो इसी कारण इस सिग्नल में हम लाल रंग का यूज करते हैं, क्योंकि लंबी दूरी तक इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, ये फैलेगा कम और लंबा ज्यादा चलेगा। तो इसकी वजह से हम सिग्नल्स में किसका यूज करते हैं? रेड रंग का यूज करते हैं। ठीक है, चौथा हम एप्लीकेशन देख लेते हैं सनराइज और सनसेट। देखिए हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग द सनराइज और ड्यूरिंग द सनसेट, जब भी सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, तब हमें आसमान ब्लू ना दिखाई देके जहां पे सूर्योदय हो रहा है या जहां सूर्यास्त हो रहा है वहां पे लालिमा नजर आती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। समझिए कैसे, समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, इसको रफ कर देता हूँ, ये है अर्थ, और अर्थ के आसपास ये हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो जब सूरज दोपहर में सिर पे चढ़ा होता है इस प्रकार से, यहाँ पे कहीं पे होता है, तो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो एनवायरनमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक d1 डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है और उसकी वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। सनसेट या सनराइज के टाइम सूरज हॉरिजन पे होता है, क्षितिज पे होता है,
क्षितिज पे होने के कारण अब इससे आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से यहाँ तक आएगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये d2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हम क्या देखते हैं कि d1 डिस्टेंस तो है कम, d2 डिस्टेंस क्या है ज्यादा। तो जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली किरणों को एनवायरनमेंट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के कारण जिन रंगों की तरंगदैर्घ्य कम है, जैसे बैंगनी है, ब्लू है, येलो है, तो उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से वो बीच में ही हट जाती है ना, प्रकीर्णन होता है वो छटती जाती है। यहाँ तक केवल वही रंग पहुंचेगा जिसका प्रकीर्णन कम होगा, तभी तो वो लंबी दूरी ट्रैवल करेगा। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण वो बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके इस एनवायरनमेंट को पार करके यहाँ तक पहुंचेगी और इसकी वजह से हमें सनसेट या सनराइज के टाइम केवल और केवल लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारे जो रीजन है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इससे आगे हम बात करेंगे रेनबो के बारे में, यानी इंद्रधनुष के बारे में। और उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास एक ही टॉपिक रह जाता है जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र। हालांकि उसमें 3 टॉपिक है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन सीधे उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक, तो इससे आगे डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और याद से सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, मूवी की तरह फेयर काम करना है। जो फेयर काम करोगे तो आगे जैसे जैसे हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा, नहीं तो सारा साफ हो जाएगा मामला। ठीक है, इसलिए बी पंक्चुअल और अपने आप को थोड़ा टाइम देते हुए इसको लिखना भी है, समझना भी है, रिवाइज भी करना है। कुछ समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दियो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।